चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पदार्थों का पृथक्करण. लेट्स स्टार्ट. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे आसपास हम कई सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जो मिश्रण में से हम पदार्थों को अलग करते हैं. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing a tea. हम टी बनाते समय भी जो पत्तियां होती है उसे द्रव्य से छलनी की मदद से कैसे अलग करते हैं, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं. Grain is separated from stalk. While harvesting, milk or curd is churned to separate the butter. Figure 5.2. जैसे हम ग्रेन्स को उसके डंडी से अलग करने के लिए हार्वेस्टिंग करते हैं, मिल्क और कर्ड को चर्न करते हैं बटर को अलग करने के लिए. As we learned in chapter number 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हम जो बीज को रेशों से अलग करने के लिए जीन कॉटन मतलब कि हम उसको ओटते हैं. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha if you found that it had chilies in it. You may have carefully taken them out before eating. अगर आप दलिया खा रहे होते या पोहा उसमें जो चिली डाली होती है तो आप कैसे सही से उसे अलग करते हैं. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out kind and place them in a separate container, right? अगर आपको गुआवा और मैंगोज दिए जाते हैं तो आप उसको एक साथ में कंटेनर में, तो आप उसको किस तरह से अलग करेंगे. तो आपको इजीली पता है कि आप दूसरा कंटेनर लेंगे और एक करके आप उसको निकाल कर अलग अलग कंटेनर में रख देंगे. Seems easy, but what its material we want to separate are much smaller than mango और guava. अगर आप सोचो कि अगर वो कोई पदार्थ है जो एकदम स्मॉल हो तो आप किस तरह से उसे अलग करेंगे. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand. आप सोचो कि अगर आपको एक ग्लास में सॉल्ट और रेत को मिक्स करके दे गया हो तो आप उसे किस तरह से अलग करेंगे. आप सोच भी नहीं सकते कि आप हाथ से एक एक कण को उठा के अलग करेंगे. बट व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहली वांट टू नो. पहले जानना चाहते हैं कि हम सब सब्सटेंस को अलग अलग क्यों करते हैं. अब आगे हम उसे एक्टिविटी से पढ़ना चाहेंगे. Activity number 1. In column 1 of table 5.1, are you given a few process of separation, the purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used. अब यहाँ पे हमको 5.1 कॉलम दिया गया हुआ है और उसे हमें रीअरेंज करना है कि किस किस तरह से उसका उपयोग कर सके. फर्स्ट कॉलम है सेपरेशन प्रोसेस, सेकंड कॉलम है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड थर्ड कॉलम है व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. तो आप इसके लिए सेकंड कॉलम में से कौन सा चूज करेंगे. ऑफ कोर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी. देन आप थर्ड कॉलम में से उसे क्या पसंद करेंगे रीअरेंज करने में. सो हमें पता है कि वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, ये सेकंड ऑप्शन. ओके. देन सेकंड चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. सेकेंड कॉलम में से हमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. ओके. एंड थर्ड में से वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, ऑफ कोर्स ऑप्शन 3. देन लास्ट सेपरेट टी लीव्स. सो ऑप्शन बी टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. एंड थर्ड कॉलम में आएगा वी थ्रू अवे द सॉइल्ड कंपोनेंट्स. सो हम इस तरह से इस कॉलम को इजीली रीअरेंज कर सकते हैं. ओके. वी सी दैट
Before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separated even useful components if we need to use them separately. हमें पता है कि हम substance को अलग करने से पहले ये जान लेते हैं कि दोनों substance में से एक ही useful है, एक कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहा, या दोनों substance है वो useful भी हो सकते हैं. ओके, The substance to be separated may be particles of different size or materials. These may be in any three states of matter: solid, liquid or gas. So, how do we separate substance mixed together if they have so many different properties? पृथक करने वाले सब्सटेंस अलग अलग भी हो सकते हैं, मटेरियल अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. अब हमें ये सोचना है कि हम अब इन सब को कैसे अलग अलग करते हैं. सो 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब हम ये सब एक्टिविटी के थ्रू हम ये सीखने का ट्राई करेंगे कि हम अलग अलग टाइप के पदार्थ को कैसे अलग अलग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड पिकिंग. एक्टिविटी नंबर 2. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheets of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the piece of stone, husk and other grain from it. आप एक दुकान में जाके आप एक अनाज का पैकेट, ग्रेन का पैकेट खरीदिए और आप उसे क्लासरूम में लेके आए और फिर वाइट कलर की शीट पे उसे बिछा दीजिए. ओके, स्प्रेड कर दीजिए. फिर आपको उसमें देखना है कि क्या आपको सब भी ग्रेन ही मिला है या उसमें कुछ मिलावट भी है, जैसे कि स्टोन हो सकते हैं, हस्क हो सकते हैं, ब्रोकन ग्रेन हो सकते हैं और एनी अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. तो अब आप उसे रिमूव कैसे करेंगे? तो उसे आप हैंड पिकिंग मीन्स कि आप हाथ से एक एक स्टोन या जो भी अशुद्धियाँ है वो निकाल सकते हैं. This method of hand picking can be used for separating slightly larger side impurity like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses like figure 5.3. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substance. अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम अगर जो हमारा जो पदार्थ है, मतलब कि कुछ भी हो हमारे पास मिक्सचर या कुछ भी, बराबर, तो हम उसमें से इजीली कैसे निकाल सकते हैं इम्प्योरिटीज़. अगर इम्प्योरिटीज़ की मात्रा एकदम कम हो तो हम इजीली उसको ये मेथड से हैंड पिकिंग मतलब कि हाथ से हम उसको प्योर कर सकते हैं. ओके, और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो. देन थ्रेसिंग. You must have seen bundles of wheat or paddy stalk lying in fields after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? आपने खेत में गेहूँ या अनाज के कोई भी अनाज के डंडियों पर गट्ठर देखे होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उसे किस तरह से हम अनाज ले लेंगे. ओके, तो इजीली हमें उसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें उसे पहले सूखा देना पड़ेगा. बाद में उस डंडियों से हम अनाज को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, सोचिए आप. One may pluck mango or guavas from the tree, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seed from their stalks? अगर हम मैंगो या गावा की बात करें तो इजीली हम उसे ट्री से अलग कर सकते हैं एक एक करके, पर अब आप अनाज को देखोगे या स्मॉलर चीज़ है कोई, तो उसे आप देखोगे तो आपको ऐसा करना बहुत ही मतलब कि कैसे थकावट भरा काम लगेगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं. The process of that used to separate grains from stalks etc. is threshing.
In this process, the salt are beaten to free the grain seeds. Figure 5.4. Sometimes threshing is done with the help of bullock. Machines are also used to thresh large quantities of grains. डंडियों से अनाज के कण को अलग करने के लिए उसे थ्रेसिंग की प्रोसेस से मदद लेनी होगी हमें। जैसे कि हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, डंडियों को एक खुली जगह पे जैसे कि हम बीट करके फ्री ग्रेन्स कर सकते हैं। और कई बार हमें उसमें बुलोक की हेल्प भी मिल सकती है या हम मशीन भी कर सकते हैं। सो इजीली ये थ्रेसिंग की मदद से हम अनाज के कणों को डंडियों से अलग कर सकते हैं। देन विनोविंग, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ sawdust powder, dry leaves. This mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it be possible separate the components by hand picking? अब आप सूखे पत्तियाँ लीजिए, चॉक पाउडर लीजिए, रेत लीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए और अब आप उसे एक न्यूज़पेपर पे बिछा दीजिए। तो अब आप इस मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? ये क्या आप हैंड पिकिंग यूज़ करेंगे? जबकि सभी जो पदार्थ है उसकी सेम साइज है, सिमिलर साइज। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड stand on a raised platform. Put the mixture in plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height till it slightly so that the mixture slide out slowly. तो अब आप इस मिक्सचर को लेके ओपन ग्राउंड में जाइए और आप एक ऊंची जगह पे आप ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए और आप उसे प्लेट में लेके धीरे धीरे हिलाते जाइए। तो जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे अलग होता जाएगा। What happens? जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो लेडी खड़ी है उस तरह से हमें खड़े रहना है और हम इस तरह से दो सिमिलर चीज़ों को अलग कर सकते हैं। Do both the components sand and sawdust or powder leaves fall in the same place? Is there a components that blow away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing airs. अभी आप ऐसे खड़े होंगे तो इजीली हम अलग अलग पदार्थ है जिसकी साइज सेम है पर वो जो एकदम छोटा छोटा होगा, जैसे कि हल्का होगा, वो दूर जाके गिरेगा और जो थोड़ा वजन में भारी होगा वो नज़दीक ही ऐसे करेंगे तो मिलेगा। इस तरह से हमें इस विनोविंग प्रोसेस में एयर हेल्प करते हैं और वाइन भी हेल्प करता है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर शेड ऑफ ग्रेन्स। इसे फार्मर्स इजीली यूज़ करते हैं जब उन्हें ग्रेन में से भूसे को और जो अनाज के कण हैं वो अलग करने होते हैं, तब वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अनाज के कण नज़दीक गिरेंगे और जो भूसे के कण हैं वो दूर जाके गिरेंगे। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द heaps near the platform of winnowing. The separated husk is used to many purposes such as fodder for cattle. अभी अनाज के कण हैं वो तो हम यूज़ करते ही हैं, पर जो भूसे के कण हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फोडर फॉर कैटल्स। ओके, सेविंग, समटाइम्स वी may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve, pour in the flour into it. Figure 5.6. अब हमें कोई फ्लोर से बनी हुई डिश बनानी है, सो हम उनमें से जो इम्प्यूरिटीज़ है वो किस तरह से अलग करेंगे। तो हमें इस 5 फिगर में बताया गया 5.6 फिगर में कि इस प्रोसेस में हम छलनी का यूज़ करेंगे और छलनी के थ्रू हम इम्प्यूरिटीज होती है जो छोटी छोटी आटे में वो हम इजीली निकाल सकते हैं। सिविंग अलाउज द फाइन फ्लो पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द sieve while the bigger impurities remain on the sieve.
इस प्रोसेस में जो छोटे छोटे आटे के कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो बड़े इम्प्योरिटीज होती है वो छलनी के ऊपर वाले भाग में ही रह जाते हैं। इन फ्लोर मेल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes piece of stones, stalks, and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. आटे की मिल में भी इस तरह से ही प्रोसेस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए होती है, जैसे कि उनमें जो थ्रेसिंग के बाद हस्क या स्टोन्स रह जाते हैं वो अलग करने के लिए इस मिल में एक अलग तरह की प्रोसेस की जाती है, जैसे कि उसमें से इजीली वो जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर sieve being used construction sites to separate pebbles and stones from sands. आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इस फिगर में देख सकते हैं, उस तरह से आपने छलनी देखी होगी बड़ी वाली। उसे रेत को बड़े पत्थरों से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्टिविटी नंबर 4, ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. Sieve the flour of separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different size. आप इस एक्टिविटी में घर से आटा लेके आइए और स्कूल में जो चॉक पाउडर है उसे मिक्स कर दीजिए। अब आप छलनी की मदद से उसे अलग करने का ट्राई कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि जो आटा और पाउडर है वो उनमें से अलग अलग हो सकते हैं इम्प्योरिटीज़। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेविंग तभी यूज़ होती है जबकि छलनी का यूज़ तभी यूज़ कर सकते हैं जबकि दो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स होते हैं, तभी हम यूज़ कर सकते हैं छलनी का। देन सेडिमेंटेशन, डिकेंशन एंड फिल्टरेशन. Sometimes it may not be possible to separate components of mixture by winnowing and hand picking. Example of they may be lighter impurities like dust or soil particles in rice of pulses. However, such impurities separated from rice or pulses before cooking. कई बार हमें पता होता है कि जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में विनोविंग या हैंड पिकिंग की मदद से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर राइस या पल्सेस को में से जो इम्प्योरिटीज है लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स उसे अलग करना है, तो हम कुकिंग के पहले अलग करना है इम्प्योरिटीज़ को, तो हम किस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली washed before cooking. When you add water to these impurities like dust particles get separated, these impurities go into water, not what will sink to the bottom of the vessels, rice or dust. Why? Have you seen that vessels still poured out the dirty water? आपको पता है कि कुकिंग से पहले हम चावल या पल्सेस को हम पानी में भिगोते हैं और उसमें आपको पता है कि जो पानी का कलर है उससे अलग अलग पानी का रंग कलर हो जाता है। किस वजह से? तो हमें पता है कि जो हमारे पल्सेस या राइस है उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ चिपकी हुई होती है वो इजीली पानी के साथ ऊपर तैर के आ जाती है और चावल या पल्सेस नीचे रह जाते हैं। When the heavier components in the mixture settled after water added to it, process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. मिक्सचर में जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम अवसादन कहते हैं और अवसादी मिश्रण को हम बिना हिलाए हुए इम्प्योरिटीज को वाटर के साथ बाहर निकालेंगे, उसे हम निस्तारण कहते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such a liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that from the top layer can then be separated by decantation. इस तरह का सिद्धांत हम टू लिक्विड्स जैसे कि उसको मिक्स कर देते हैं और उसे हम अलग अलग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम
ऑयल और वाटर को मिक्स करके उसको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑयल और वाटर को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और उसे हिलाइए मत। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो एक लेयर बन जाएगा ऊपर ऑयल का और वाटर नीचे हमको मिलेगा। सो इजीली सेपरेटेड बाय डिकेंशन। Let us again consider a mixture of soil and liquid after preparing tea. What do you remove the tea leaves? Usually, we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little. But do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Decantation or filtration? आइए अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम चाय में जो पत्तियां होती है उसे अलग करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, तो आप देख सकेंगे कि तब भी आप ये प्रोसेस यूज़ की तब भी आपको वो जो पत्तियां है वो कुछ कुछ उसमें मिली। पर अगर आप छलनी का यूज़ कीजिए और उसे मतलब कि चाय की पत्ती को अलग कीजिए तो आपको पता है कि इजीली आपके छलनी के ऊपर के भाग पर पत्तियां मिलेंगी और नीचे आपको चाय मिलेगी। ओके, तो हम इजीली इस प्रोसेस में फिल्टरेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through tap may be muddy. The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use sometimes method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. अब हमें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम पानी पीने का जो हम लेते हैं। ओके, तो ऑल टाइम्स वो मतलब कि पानी हम जो पीते हैं वो प्योर ही नहीं होता। जैसे कि कई बार टैप वाटर में मतलब कि जो मड है वो मिक्स हो जाता है, या फिर हम जहाँ से वाटर कलेक्ट करते हैं पॉन्ड या रिवर वो मडी हो गई तो स्पेशली आफ्टर रेन के बाद अपने पानी का रंग है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। सो हम इस इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करेंगे? Activity number 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it not available, mix some soil to water in glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. अब आप एक ग्लास में मडी वाटर लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल हो तो उसमें कुछ सॉइल मिक्स कर दीजिए और फिर आप हाफ एन आवर के लिए उसे रख दीजिए। फिर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। Does some soil shelter at the bottom of water? Why? What you call this process? कुछ सॉइल के जो कण होते हैं वो पानी के ऊपर की ओर आ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? Now, slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? अब आप उस ग्लास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए और दूसरे ग्लास में उसके ऊपर का पानी ले लीजिए। Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a pieces of cloth. In a pieces of cloth, small holes or pores remain in between the rim of the woven threads. These pores in a cloth can be used एज अ फिल्टर। अब आप उस ग्लास को आप देखेंगे, दूसरे ग्लास जो आपने पानी लिया था तो आपको वो भी मडी या ब्राउन कलर का दिखाई देगा। नाउ अभी आप क्या कीजिए, फिल्टर कीजिए। जैसे कि आप छलनी का यूज़ कर सकते हैं, सोचिए। और आप एक छोटे से कपड़े ले लीजिए और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि क्लोथ्स में एकदम स्मॉल पोर्स होते हैं, उसमें से हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम फिल्टर करने के लिए। If the water still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Figure 5.9 show the steps involved in using the filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto funnel. The mixture is then poured on the filter paper. So, solid particles
in the mixture do not pass through it and remain on the filter. अब आप देख सकते हैं कि कपड़े से आपने किया फिर भी इतना वाटर प्योर नहीं हुआ, तो आप इस वाटर को फिल्टर कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे और फ़िल्टर पेपर की मदद से हम इजीली वाटर को क्लियर प्योर कर सकते हैं। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं 5.9 में फोल्डिंग अ फ़िल्टर, जैसे कि आप ये पेपर है उसको आप ऐसे फोल्ड कीजिए जैसे कि कॉर्न शेप हो। ओके, देन आप ये फिल्टरेशन प्रोसेस फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ़िल्टर पेपर को एक जो फनेल है उसमें रखा गया है और इजीली वाटर को फिल्टर कर सकते हैं हम इस तरह से। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूस आर यूजुअली filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in process of preparing cottage cheese paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. अब आप जो वेजिटेबल या फ्रूट जूस पीते हैं उसे भी ड्रिंक करने से पहले आप उसमें जो पल्प होता है या कुछ मतलब कि जो मोटे मोटे कण रह जाते हैं वो इजीली क्लियर मतलब कि फिल्टर हो जाते हैं। देन आपने देखा होगा कि आप जो पनीर खाते हैं चीज़ पनीर, राइट, उसे बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे? जैसे कि आप पनीर को बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें सम ड्रॉप्स आप फ्यू ड्रॉप्स आप उसमें लेमन डाल दीजिए, मतलब कि नींबू, बराबर, और बाद में आप उसको उबालिए तो आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे सॉलिड, जो आप कैसे पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड। ओके, तो आप उसको फिल्टर की मदद से, फिल्टरिंग प्रोसेस की मदद से आप इजीली उसको अलग अलग कर सकते हैं। Then evaporation, activity number 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water, figure 5.11. Let the water boil away what is left in the beaker. अब आप 2 स्पून सॉल्ट को आप एक बीकर में डाल दीजिए और उसमें पानी डालिए और उसको आप गर्म कीजिए। तो आप इस प्रोसेस इस 5.11 में देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हम पानी में से सॉल्ट को मतलब कि हमको मिल सकता है। और अब आप उस पानी को उतनी देर तक उबालें कि उसमें कुछ नहीं बचे। तो आप देख सकते हैं कि इजीली हम क्या नमक हमको जो मिलता है, सॉल्ट मिलता है, उसके लिए हम क्या ये प्रोसेस करते हैं। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. अब हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए हम इवापोरेशन की हेल्प लेंगे। जैसे कि इवापोरेशन से क्या होगा कि हम मिक्सचर जो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously whenever water is present. जल को उसके बाष्प में परिवर्तन करने के प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। जहाँ पर भी पानी मीन्स कि जल होता है वहाँ पे ये इवापोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस होती ही रहती है। Where do you think salt comes from? Sea water contain many salts mixed in it. One of these salt is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. Through evaporation, in a few days, the water evaporated completely, leaving behind the solid salt. Figure 5.12. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further प्यूरिफिकेशन। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं और हम जानते भी हैं कि जो सी वाटर है जैसे कि दरिया, समुद्र, मतलब कि समुद्र के जल में कई सारे मात्रा में
सॉल्ट होता है। जैसे कि हमको पता है कि हमें अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बनाने हैं और उसमें पानी भर के छोड़ देना है। आपको पता है कि पानी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इवापोरेशन तो ऑटोमेटिकली होगा। सो जब वो सनलाइट मतलब कि वो जो पानी गर्म होता है तो धीरे धीरे बाष्प हवा में चली जाती है और जो नीचे ठोस बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और इजीली हमको ऐसी इस तरह से हमें साधारण नमक प्राप्त होता है। Use of more than one method of separation. We have studied some method for separation of substance from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one these methods. हमने कई सारी सेपरेशन की प्रोसेस देखी। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह की सेपरेशन को किस तरह से अलग अलग प्रोसेस से अलग करते हैं। Activity number 7. Take a mixture of sand and salt. How will we separate this? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating this. अब आप इस एक्टिविटी में रेत और नमक को मिक्स कर दीजिए और अब उसे आप सेपरेट करने के लिए सोचिए। आपको पता है कि हैंड पिकिंग हम इस प्रोसेस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। कीप this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand setting down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contains? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginnings? अब आप इस मिक्सचर को एक बीकर में लीजिए और उसमें पानी ऐड कर दीजिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है और इस तरह से आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या अब आपको पता है कि डिकेंटेड लिक्विड है उसमें क्या क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये हम स्टार्टिंग में जो लिया था नमक वो ही है? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer the liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle from sometimes. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? अब आप इस वाटर को एक किटली में भर दीजिए और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब आप उस किटली को गर्म कीजिए तो क्या आप देख सकते हैं उसमें जो पोर है उसमें से जो भाप निकलती है वो अब इजीली देख सकते हैं। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शो फिगर 5.30. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. अब आप इस फिगर में बताया गया है उस तरह से आप एक प्लेट लीजिए और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े रखिए और आप उस भाप जहाँ से निकलती है वहाँ पे इस फिगर में बताया गया उसी तरह से आप ऊपर पकड़िए और नीचे आप एक बीकर रखिए। क्या आप देख सकते हैं जो किटली में से भाप निकल रही है उसे ये वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe flying from the plate were due to condensation of steams. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो भाप निकल रही है वो वाटर मीन्स कि ठंडी प्लेट के नज़दीक आने के बाद वो कैसे वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने ये चीज़ तो देखी है जैसे कि दूध को उबालने के बाद आप उस पर प्लेट ढकते हो तो वो प्लेट में किस तरह से जो मिल्क है उस पर वाटर ड्रॉप्स आपको देखने मिलते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. जब सारा
जल जो इवापोरेट हो जाता है तो किटली में क्या बचेगा? वी हैव thus separated salt and sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. आप देख सकते हैं कि हमने इस जो सॉल्ट है, सैंड है और वाटर है, उसको हमने डिकेंशन, फिल्टरेशन और इवापोरेशन की मदद एंड कंडेंशन की मदद से इजीली इस प्रोसेस की हेल्प लेके सेपरेट कर सकते हैं हम. पहली faced a problems while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method of suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? अब पहेली ने एक पूरे नमक के पैकेट को थोड़ी सी रेत में मिला दिया और वो ट्राई कर रही है. एक्टिविटी नंबर 7 में बताया गया इस तरह से, पर फिर भी उसे स्मॉल पार्ट ही सॉल्ट का मिला. ऐसे क्यों हुआ? क्या वो कहीं गलत दिशा में जा रही थी इस प्रोसेस में? कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and from a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go in adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अब हमने कई बार ऐसे देखा है कि वाटर में कुछ थोड़ा सा सब्सटेंस लेके मिलाते हैं तो वो मतलब कि सॉल्यूबल होते हैं, पर अगर हम सब्सटेंस की मात्रा वो पानी की मात्रा से बढ़ा दें तो क्या होगा? एक्टिविटी नंबर 8. यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. एड 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolved completely. Figure 5.14. Again add the teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt on teaspoon at a time and stir. अब आप इस एक्टिविटी को करने के लिए एक स्मॉल पैन चाहिए, स्पून चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर चाहिए. अब आप एक हाफ कप वाटर लीजिए, बीकर मतलब कि एक हाफ कप वाटर लीजिए और उसे बीकर में डाल दीजिए और देन एक टेबल स्पून सॉल्ट लीजिए और उसको मिक्स करते जाइए वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो तब तक इस फिगर में बताया गया है उस तरह से. अब आप फिर से उस बीकर में आप फिर से एक टेबल स्पून सॉल्ट लीजिए और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यूस करते जाइए जब तक कि वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settled at the bottom of beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब आप इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस करेंगे तो आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं कि बीकर में सब कुछ नमक बाकी रह जाता है, मतलब कि वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता. तो इस जो मिक्स नहीं हो रहा है मीन्स कि उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं हम, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? तो सैचुरेटेड. ओके, हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problems by using a larger quantity of water. अब आप पहली वाला जो पहले कन्फ्यूज्ड हो रहे थे, मतलब कि वो गलत ही करते. क्योंकि इजीली आपको पता है कि जब हम जो सॉल्ट मतलब कि हमको चाहिए वो उसने पहले ने रेत कम मात्रा में ली थी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ऑफकोर्स वो सैचुरेटेड नहीं हो रहा था. हाँ, वो अपनी प्रॉब्लम कुछ पानी ज़्यादा ऐड करके सॉल्व कर सकती थी. सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट quantity of water to dissolve all the salt in the mixture.
Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help Paheli out. So, then activity number 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until they cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. अब आप इस एक्टिविटी में एक बीकर में वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट उस टाइम तक डिज़ोल्व कीजिए, मिलाइए कि जब तक वो सॉल्ट का सॉल्यूशन बच नहीं, मतलब कि सॉल्ट वो बच नहीं जाता, पूरी तरह से सैचुरेटेड हो नहीं जाता तब तक. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in the solution by heating it? अब आप इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कीजिए और उसमें स्मॉल क्वांटिटी आप सॉल्ट डालिए. अब क्या होता है कि आपका जो नमक नहीं घुला हुआ था वो क्या घुल रहा है, मीन्स कि वो डिज़ोल्व हो रहा है. तो आप इजीली सोच सकते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इजीली उसमें ज़्यादा मात्रा में हम नमक को डिज़ोल्व कर सकते हैं. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. डज द सॉल्ट appear to settle at the bottom of the beaker again? यह एक्टिविटी हमको सुझाव देती है कि अगर सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं तो उसमें कई ज़्यादा मात्रा में हम नमक को डिज़ोल्व कर सकते हैं. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. अब हमको एक एक्टिविटी ट्राई करनी है कि क्या सॉल्ट की जैसी कई सारी क्वांटिटीज़ है, मतलब कि लार्जर क्वांटिटीज़ है, वो इजीली वाटर में एक ही मात्रा में डिज़ोल्व होती है. डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी नंबर 10. टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolved. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substance that are soluble in water. अब आपको एक टेबल दिया गया हुआ है, उसमें सब्सटेंस और नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर. अभी आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक हाफ कप पानी लेना होगा और उसमें अगर आप 2 ग्लासेस मतलब कि हाफ कप पानी लीजिए और उसमें आप टीस्पून कुछ मतलब कि सॉल्ट ऐड कीजिए. और आप इस बार आपको जो आप टीस्पून को मतलब कि सब्सटेंस में मिलाया है उसकी नंबर याद करनी है, कितनी स्पून आपने डाली है वैसे. जैसे कि आप सॉल्ट, तो अब हमको उस पानी में सॉल्ट को पूरी तरह से डिज़ोल्व करने के लिए कितने स्पून हमको सॉल्ट चाहिएगा. तो हम कुछ पता है कि हाफ कप में 4 या 5 स्पून्स सॉल्ट हम इजीली मिला सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं. फिर शुगर. अभी आपको शुगर को मिलाने के लिए इजीली हमको ज़्यादा टीस्पून शुगर चाहिए होगी, क्योंकि आप ये प्रोसेस घर पे भी कर सकते हैं, इजीली आपको पता चल जाएगा. अब आपको शुगर को इस पानी में डिज़ोल्व करने के लिए 9 या 10 स्पून की ज़रूरत पड़ेगी. देन एक्स्ट्रा जो आप ले सकते हैं जैसे कि एल्यूम, उसको आपको मतलब कि कम मात्रा में आप उसको पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 स्पून्स इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा. ये आप ट्राई कर सकते हैं और इजीली आपको इसका रिजल्ट भी पता कर सकते हैं. What do you notice from table 5.2? Do you find the water dissolve different substance in different amount? आपने पता किया कि अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट वाटर में डिफरेंट मतलब कि जिससे कि आपने पता किया कि अलग अलग टेबल स्पून हमको चाहिए थी. ओके, वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस
Some of the method of separation presentation in the chapter are also used in science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. हमने इस चैप्टर में सेपरेटिंग सब्सटेंस को अलग अलग तरह की हमने सेपरेशन और मतलब कि प्रोसेस को हमने पढ़ा और हमने लर्न किया, जो हम साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि जो सॉल्यूशन है हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो डिज़ोल्व की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं और अब कुछ मात्रा है वो नई मिक्स हो रही, नई डिज़ोल्व हो रही, तो हमको उस मतलब कि सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की अलग अलग तरह से प्रोसेस सीखी और उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ओके, थैंक यू।